ऑल स्टूडेंट, होप यू आर फाइन। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। और अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस किया था, ठीक है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। चलिए, फैराडे लॉ एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस को एक्सप्लेन कर दूं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो यानी क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर कि हम जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में से, तो इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है, डिकम्पोजिशन हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस में बी डिफाइन एज द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ द आयन टेक प्लेस टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स टू अंडरगो केमिकल चेंजेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ ये देखें, आपको नजर आ रही है, ये आपको एक्सपेरिमेंट नजर आ रहा है। इस तरह से करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट एक कंटेनर है हमारे पास, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है वो क्या है, मोल्टन NaCl, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक। जैसे ही हमने मोल्टन NaCl इस कंटेनर में डाला तो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, इसको फ्यूज किया तो हमने, तो क्या हुआ, ये सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयन में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ इस कंटेनर में आपको सोडियम आयन और क्लोराइड आयन नजर आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए कि ये बीकर लिया है हमने, बीकर में हमने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया है, ठीक है। तो अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मौजूद हैं। इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड को क्या किया है, डिप किया है। ये दो इलेक्ट्रोड्स नजर आ रहे हैं आपको, एक ये है और दूसरा ये है इलेक्ट्रोड, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने वायर के जरिए किससे अटैच किया है, ये बैटरी से अटैच किया है। जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करूंगी, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा रिएक्शन, देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है, उस इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, एनोड। और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कब होगा, जैसे ही हम बैटरी को ऑन करेंगे। बैटरी ऑन करने से क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने से मूवमेंट ऑफ आइंस होने हैं, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर में आइंस मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइन। ये आइंस जो है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक। पॉजिटिव आयन जो है, जिसे हम कैटाइन कहते हैं, सोडियम पॉजिटिव आयन है, ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसे हम क्या कहते हैं, कैथोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और यहीं जाके क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्लोराइड आयन या एनाइन या नेगेटिव आयन, ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कहाँ मूव करेगा, एनोड की तरफ, जिसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ रिएक्शन क्या होगा, देख लेते हैं हमने देखा, यहाँ हमने लिया है, फ्यूज किया है NaCl को, सोडियम पॉजिटिव हो गया, क्लोराइड नेगेटिव आयन हो गया। अब मूवमेंट ऑफ आयंस होना है टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे ही करंट पास करेंगे, ये आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। सोडियम आयन कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ, सोडियम आयन कैथोड की तरफ जाएगा। और यहाँ जो है ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। पॉजिटिव है सोडियम पे चार्ज, इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। न्यूट्रल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किससे गेन करेगा, कैथोड से। कैथोड के पास क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है बैटरी के, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद हैं एक्स्ट्रा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये गेन करने के बाद सोडियम आपके पास न्यूट्रल हो गया और ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैथोड पे रिएक्शन देखा हमने। अब हम देखते हैं एनोड की तरफ। एनोड की तरफ जो है वो कौन सा आयन मूव करेगा, एनाइन, नेगेटिव आयन। यहाँ पे क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयन है, ये यहाँ मूव करेगा एनोड की तरफ। और क्या करना है इसने, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये एनोड पे इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। एनोड पे इलेक्ट्रॉन का जब ये लॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा क्लोरीन। Cl न्यूट्रल एटॉमिक फॉर्म में, लेकिन चूंकि क्लोरीन
नहीं करता तो क्या होंगे, दो क्लोराइड आयन जो होंगे वो यहाँ पर मूव करेंगे और वो दोनों ही आपस में मिलकर क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस। दो क्लोरीन के न्यूट्रल एटम क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस एनोड से क्या होगी, लिबरेट होगी। ठीक है, दो क्लोराइड आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का ही लॉस होगा एनोड में। तो जितने इलेक्ट्रॉन का गेन होता है हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होता है। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस दिखा रहे हैं हम तो 2 गेन भी होने चाहिए। तो इसीलिए बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर, हालांकि Na तो प्लस सिंगल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे Na क्या है, सोडियम आयन 1 है और क्लोराइड आयन भी 1 है, लेकिन चूंकि जो है वो रिएक्शन 2 क्लोराइड आयन से होना है क्योंकि क्लोरीन गैस बनेगी, तो यहाँ सोडियम आयन भी कितने होंगे, 2 होंगे। ओवरऑल रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2NaCl 2Na पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है। जो हमारे माइकल फेराडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी प्रोसेस के लिए जो है वो लॉ दिया था, क्वांटिटेटिव लॉ दिया था। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी बताई थी कि कितनी क्वांटिटी सोडियम की या फिर पॉजिटिव आयन की या आपके पास सोडियम आयन की या क्लोराइड आयन की हमें मिलती है। तो उसके लिए उन्होंने लॉ दिया था जिसे हम क्या कहते हैं, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, माइकल फेराडे इन 1833 डिस्कवर्ड द क्वांटिटेटिव लॉज गवर्निंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस which are known as Faraday's laws of electrolysis। ठीक है, 2 लॉज थे फेराडे के, तो हम उसमें से आज फर्स्ट लॉ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ क्या है फेराडे का, ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपके पास क्या है, माइकल फेराडे कैरीड आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही पास्ड current through an electrolyte for different duration of time and weigh the mass of the substance which was produced at the electrode in each case। माइकल फेराडे ने क्या किया था, ये वाला ही प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस का। क्या किया उन्होंने, आपके पास डिफरेंट जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो है वो उन्होंने करंट पास किया था, डिफरेंट अमाउंट का करंट पास किया, और उन्होंने जो अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट हुई थी, प्रोड्यूस हुई थी, उसको वेट किया, और जो है उन्होंने इसी बेस पर जो है वो अपना स्टेटमेंट दिया, अपना लॉ दिया। और वो क्या है कि जितना ज़्यादा करंट पास करते हैं बैटरी से, जितना ज़्यादा करंट पास किया जाएगा और जितने ज़्यादा टाइम के लिए पास किया जाएगा उतनी ही अमाउंट किसी भी सब्सटेंस की जो है वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट या क्या होगी, लिबरेट होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। स्टेटमेंट देख लेते हैं फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस is directly proportional to the quantity of current passed through the electrolyte। ठीक है, क्या कहा है उन्होंने, डायरेक्ट रिलेशनशिप बताई है। किसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप बताई है, आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि डिपॉजिट या लिबरेट होगी इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, ये जो अमाउंट है सब्सटेंस की जो डिपॉजिट या लिबरेट होगी, ये इसके दरमियान, और जो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ करंट जो पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, पता है ना, यानी एक क्वांटिटी अगर हम इंक्रीज करेंगे, करंट जो है अगर इंक्रीज करेंगे तो ये अमाउंट जो है सब्सटेंस की डिपॉजिट या लिबरेट ज़्यादा होगी। कम करंट पास करेंगे तो ये अमाउंट जो है सब्सटेंस की कम डिपॉजिट और लिबरेट होगी। ठीक है, तो ये है आपका फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की स्टेटमेंट। चलें देख लेते हैं इसको। इस तरह से शो करते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर हमारे पास इफ W इज इक्वल टू वेट और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, अगर W जो है वो क्या हो, वेट हो या अमाउंट हो सब्सटेंस का जो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। कोई गैस है तो वो क्या होती है, लिबरेट, और अगर आपके पास कोई आपकी मेटल है तो वो क्या होती है, डिपॉजिट होती है। ठीक है, A इज इक्वल टू एम्पेयर ऑफ करंट। करंट जो यूनिट है वो क्या है, एम्पेयर। ठीक है, तो कितने करंट, एम्पेयर का करंट आपने पास किया है, वो उसको हम किससे शो करते हैं, कैपिटल A से। T जो है वो क्या है, टाइम इन सेकेंड। कितने टाइम के लिए आपने करंट पास किया है, ठीक है, उसे हम किससे शो करेंगे, टाइम को T से। अब क्या रिलेशनशिप है, अकॉर्डिंग टू द फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस,
amount of substance deposited or liberated directly proportional to the current passed through an electrolyte। ठीक है, तो W किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है ये, ठीक है, A मल्टीप्लाई बाय T, A फॉर एम्पियर ऑफ करंट और T फॉर टाइम इन सेकेंड। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, ज्यादा एम्पियर का करंट पास करेंगे तो अमाउंट क्या होगी, ज्यादा डिपॉजिट और लिबरेट होगी सब्सटेंस की। ज्यादा टाइम के लिए भी पास करेंगे तो भी क्या होगा, ज्यादा अमाउंट जो है वो सब्सटेंस की डिपॉजिट और लिबरेट होगी। तो W के दरमियान वेट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसके दरमियान और एम्पियर ऑफ करंट और टाइम के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। अगर ये क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी हम इंक्रीज करेंगे तो ये क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, ये क्वांटिटी हम डिक्रीज करेंगे तो ये क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह जो है हम वो इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और उसकी जगह कांस्टेंट यूज कर रहे होते हैं। तो फैराडे ने जो है वो अपनी इस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन में जो कांस्टेंट यूज किया था वो क्या था, Z। ठीक है, तो अब क्या हो गई इक्वेशन, W इज इक्वल टू Z A T, Z मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, Z जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है और उसे हम क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो W क्या हो गया, वेट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, और जिसको किस में हम मेजर करते हैं, किलोग्राम या ग्राम में। ठीक है, Z अभी देख लिया आपने क्या है, कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। इसकी यूनिट और बाद में देखते हैं हम। A फॉर क्या हो गया आपके पास, एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, एम्पियर जो है वो इसकी क्या है, करंट की यूनिट, और T क्या है, टाइम है जिसे हम किस में लेते हैं, उसकी यूनिट क्या है, सेकेंड। चलिए जी, अब हम किसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या है, डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड when 1 ampere of current is passed for 1 second is called electrochemical equivalent। किसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, किसी भी सब्सटेंस का, कि अगर हम क्या करते हैं, 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए पास करते हैं तो फिर जो अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट या लिबरेट होती है वो क्या कहलाती है, उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, तो W किसके इक्वल हो जाता है, Z के। कब होता है, जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए पास किया जाए तो W इज इक्वल टू Z, यानी जो भी अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट या लिबरेट होगी वो उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ चीज समझ में आ गई कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपके पास, यहाँ देख ले, यही इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है, किसके अंदर से, सोडियम क्लोराइड के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करें तो क्या होगा आपके पास, अगर हमने क्या लगाया है आपके पास, एमीटर है। ठीक है, ये एमीटर क्या बताता है कि कितने एम्पियर का करंट पास हो रहा है। तो ये 1 एम्पियर का करंट अगर हम पास करेंगे और 1 सेकेंड के लिए पास करेंगे तो उस सूरत में जो भी अमाउंट सोडियम की डिपॉजिट होगी या क्लोरीन गैस की लिबरेट होगी वही जो है वो सोडियम का क्या कहलाएगा और क्लोरीन का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, अच्छा जी, एम्पियर मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है ये किसके इक्वल होता है, कूलम के। ठीक है, और कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम एक और तरह से डिफाइन करते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज। ठीक है, अब किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं हम, देखते हैं। द वेट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा हमने कि अगर हम 1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, अगर 1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेंगे किसमें से, इलेक्ट्रोलाइट में से, तो जो अमाउंट या वेट जो है वो सब्सटेंस की डिपॉजिट या लिबरेट होगी वो क्या कहलाती है, उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया।
क्योंकि हमने क्या कहा कि आपके पास एम्पियर मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके इक्वल है, कूलम के। तो अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास करेंगे तो आपके पास हमने क्या कहा था, जो अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट या लिबरेट होगी वो उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो एम्पियर इनटू टाइम को जब हम कूलम कह रहे हैं तो यहाँ पर अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हम 1 कूलम का जो है वो करंट जो है वो पास कर रहे हैं। तो उस सूरत में भी जो अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट या लिबरेट होगी वो सब्सटेंस का क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हम देखते हैं नोटेशन, किस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। Z से इसको जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की क्या है, इट इज एक्सप्रेस इन किलोग्राम पर कूलम। ठीक है, देख लें, हम इक्वेशन से पता चल जाएगा इसकी यूनिट। W इज इक्वल टू क्या है, ZAT। अगर हमें Z मालूम करना हो तो हम कैसे मालूम करेंगे, करना आता है ना आपको, कन्वर्ट जो है वो इक्वेशंस को कन्वर्ट करना आता है। हम क्या करेंगे, एम्पियर और टाइम को कहाँ लेके आएंगे, W के साथ। तो ये यहाँ आके क्या आ जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, Z इज इक्वल टू W अपॉन AT। ठीक है, ये हो जाएगा। W की यूनिट क्या है, किलोग्राम। W क्या है, वेट, अमाउंट, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और A इंटू टी को हमने क्या कहा है, कूलम। तो क्या यूनिट हो गई, किलोग्राम पर कूलम। ठीक, समझ में आ गया। चलिए जी, हर सब्सटेंस का अपना अपना क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। ठीक, चलिए जी, अब जो है वो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी फॉर्मूले के जरिए। ठीक है, तो आप लोग जो है अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए। आज का होमवर्क क्या है आपका, लर्न एंड राइट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जो लॉ मैंने आज पढ़ाया है आपको उसी को लिखना भी है और उसी को याद भी करना है। ठीक है, चैप्टर 8 से है ये। चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।